हाय, आई एम शिवान रस्तोगी, फाउंडर ऑफ बंधु फॉर यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और आज हम बात करेंगे P2P लैंडिंग के बारे में। एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर दीपक भट्ट जी, जो कि लेनदेन क्लब में काम करते हैं और इन्हें पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है इसी इंडस्ट्री में। आइए बात करते हैं। आजकल हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, इसी तरीके से मार्केट भी चेंज हो रहा है और आज के डिजिटल एरा में बहुत सारे एवेन्यूज आ गए हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं P2P लैंडिंग के बारे में। ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और हम सब लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आया है। तो हम जानेंगे आज कि P2P लैंडिंग क्या होता है। सर, आप हमें बताएं। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने अपॉर्चुनिटी दी थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए P2P के रिगार्डिंग। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ कि P2P है क्या एक्चुअली में। P2P का मतलब है पीयर टू पीयर, मतलब पर्सन टू पर्सन, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान का कनेक्ट। और ये बेसिकली हमारे फाइनेंशियल जो इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल वर्ल्ड में, इसका मतलब ये है कि एक तो आपके सरप्लस जिनके पास पैसा है उनके लिए एक इन्वेस्टिंग एवेन्यू है। दूसरा, जिसको कैपिटल की जरूरत है उनके लिए एक कैपिटल एक्सेसिबिलिटी तरीके से हो जाती है कि उनके पास एक कैपिटल का पाने का जरिया, बोरोवर साइड जिसको हम बोलते हैं। एक होती है लेंडर साइड जिसको हम इन्वेस्टमेंट वाली साइड बोलते हैं। तो सर, ये P2P का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने डिजिटल एरा की बात बोली, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बोली, तो हम लोग अभी कुछ हद तक आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ना बाकी है, बहुत सारी चीजें होनी बाकी हैं। लेकिन ये स्टार्ट हुआ था करीब 2005-2006 के आसपास, जब इंटरनेट थोड़ा सा मेच्योर होने लग गया था। ये एक डेवलप कंट्री का ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, कि एक आदमी जो जरूरतमंद है वो उसको मिलाना, जिसके पास सरप्लस पैसा है उन दोनों को मिलाना, एक प्लेटफॉर्म सामने पेश करना। वैसे तो हमारे साथ सोसाइटी में आप देखो, साहूकारी का धंधा कब से चल रहा है, बहुत जमानों से चलता है। अलग अलग तरीके से हम लोग इस चीज को एड्रेस करते हैं। तो एक जरूरतमंद आता है पैसा लेने के लिए, उस पर ब्याज पे पैसा दिया जाता है और वो कमाई करी जाती है। एक तरीके से इसी चीज को हमने डिजिटली ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो इसको हम P2P बोलते हैं, पीयर टू पीयर। और हमारे देश में ये 2017 में RBI ने इसको रेगुलेट करने की कोशिश करी, बल्कि रेगुलेट किया उन्होंने। इसमें उन्होंने लाइसेंस दिया कि आप अगर ये काम करेंगे तो आपके पास ये लाइसेंस RBI का होना चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इट इज अ वेल रेगुलेटेड एरिया और धीरे धीरे अब अवेयरनेस बढ़ रही है इसके रिगार्डिंग। और इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे अब डिजिटली बात आई है, तो आपको अब धीरे धीरे लोगों के पोर्टफोलियो में, आप इंटरनेट पे, न्यूज में कहीं पर को P2P का भी नाम सुन रहे होंगे। कहीं आर्टिकल्स आता है तो उसमें देखा जाता है कि P2P भी एक पोर्टफोलियो में थोड़ा हिस्सा बना रहा है। तो अगर हम इसमें बात करें कि हमारे पास इन्वेस्टिंग साइड में मेजरली हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो बोरोइंग साइड है, बोरोइंग साइड के लिए तो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है जो हमारी कंपनी है उसके साथ, और वहीं से बोरोवर्स अपना पैसा लेते हैं। अच्छा। जो मेजरली हम लोग जहाँ काम करते हैं वो करते हैं हम इन्वेस्टिंग वाली साइड, जो लेंडर वाला साइड है। क्योंकि लेंडर वाला साइड वो है जहाँ पर को, क्योंकि आदमी अपना पैसा लगा रहा है, तो वहां पर कुछ ज्यादा ट्रस्ट, ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट, उन सब की जरूरत है। तो बोरोवर तो जरूरतमंद है, उसको तो पैसा चाहिए, वो तो खुद ढूंढता हुआ जाएगा कि मेरे को पैसा कौन दे रहा है। लेकिन जहां से पैसा जाना है वहां पर को, वो वाला साइड हम लोग आज डिस्कस करते हैं, जो इन्वेस्टिंग वाली साइड है वहां पर को। तो इसमें सर ऐसा है, कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब RBI ने 2017 में इसको रेगुलेट किया और लाइसेंस दिया, करीब 22 लाइसेंस उन्होंने दिए कंपनियों को, उन्होंने एक चीज नोटिस करी। उन्होंने बोला कि ऑनलाइन जब चीजें बढ़ रही है, फिनटेक्स का एक दौर आ रहा है, वो सब आ रहा है, तो हम लोग इसको ना नकार नहीं सकते हैं। इस ऑनलाइन जो दुनिया बन रही है, फिनटेक वगैरह आ रहे हैं, हम लोगों को इसके साथ काम करना पड़ेगा बोल के। तो उन्होंने देखा कई वेबसाइट्स और एप्स ऐसे आ गए हैं जो क्या है, सपोज आप कीजिए किसी को दिल्ली में किसी को पैसे की जरूरत है और मुंबई में किसी ने पैसा देना है, सरप्लस मनी है, इन्वेस्ट करना है। अब इन दोनों को मिलाने के लिए कोई मार्केट प्लेस ऐसे बहुत सारे आ गए थे कि आप इतना पैसा दो, आपको मैं 17% 15% का रिटर्न बना के दूंगा। और कोई जरूरतमंद, जैसे मैंने बताया दूसरे जगह पे है, ज्योग्राफिकल लोकेशन में, उसको पैसे की जरूरत है, उसको बोला कि आप मेरे से 18% 20% पे ले लो और फिर मेरे को पे करते रहना। फिर बीच में जो ब्याज बनता है, इंटरेस्ट रेट है,
वो वहां पर को इन्वेस्टर को रिटर्न के तौर पे दिया जाता था। और एक्सचेंज ने बीच का मार्जिन खा लिया। हाँ, अब आपने ये वर्ड बहुत अच्छा यूज किया, एक्सचेंज ने। अब यहाँ पर जो भी P2P कंपनियां इंडिया में काम कर रही है वो एज एन एक्सचेंज ही काम कर रही है। राइट। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बताता हूँ बैकग्राउंड। जैसे जब मैंने एक्सचेंज बोलता हूँ तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई ने जब गाइडलाइन दिए, जब लाइसेंस दिया सबको, उन्होंने उसमें साफ साफ ये चीज बोली कि आप सिर्फ एक्सचेंज की तरह काम करोगे, अपना पैसा कहीं यूज नहीं करोगे। ओके। जैसे बैंक क्या करता है, आप बैंक को पैसा देते हो तो बैंक अपनी बैलेंस शीट में पैसा ले लेता है। राइट। एनबीएफसी जैसे जब एनसीडीज वगैरह निकालती है तो वो पैसा अपने पास रखते हैं, फिर आगे कहीं लगाते हैं। काम वही है, वो भी आदमी से पैसा ले रहा है और दूसरी जगह लगा रहा है। राइट। यही काम हमने भी करना है, लेकिन हम लोग अपना पैसा नहीं लगाएंगे, ना ही वो पैसा हमारी कस्टडी में होगा। ओके, तो क्या ये एनबीएफसी से डिफरेंट है? हाँ जी सर। अब यही जो आपने पॉइंट बोला कि क्या ये एनबीएफसी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब बैंक ने इसको लाइसेंस दिया, उस लाइसेंस को बोला गया एनबीएफसी P2P। ओके। जो एनबीएफसी का लाइसेंस होता है उसको हम एनबीएफसी लाइसेंस बोलते हैं, बैंकिंग लाइसेंस को बैंकिंग लाइसेंस बोलते हैं, और ये एनबीएफसी P2P लाइसेंस है। और इसमें उन्होंने क्लियर कट गाइडलाइंस ये रखी कि अगर आप एनबीएफसी P2P लाइसेंस लेते हैं तो आप किस किस तरीके से काम करेंगे। ओके। तो जैसे मैंने आपको बोला कि वो पैसा हमारे पास नहीं आता। अब जैसे एनबीएफसी क्या करती है, आपने सपोज किसी का बॉन्ड लिया, एफडी ली एनबीएफसी की, वो क्या करेगा, वो अपनी बुक्स में वो पैसा लेगा, फिर यूज करेगा उसको या कहीं पर को आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन एनबीएफसी P2P क्या करता है, बीच में सर आरबीआई ने एक एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म बनाया है। यहाँ पर एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म का मतलब है एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, जिसमें बीच में एक ट्रस्टी बनाया गया, जो हमारे केस में आईसीआईसीआई बैंक है, कि जो भी कोई आदमी पैसा डालेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, जो लेंडर है, जो इन्वेस्टर है, वो पैसा डालेगा, वो पैसा उस एस्क्रो अकाउंट के अंदर जाएगा। और वो एस्क्रो अकाउंट से ही वो पैसा बोरोवर के पास जाएगा। और एस्क्रो अकाउंट का मतलब सर ये होता है कि वहां पर वो हम एज ए लेन देन क्लब उस पैसे को टच नहीं कर सकते। एज ए P2P कंपनी, जो एक्सचेंज आपने बोला, हम उसको टच नहीं कर सकते। हम खाली बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये पैसा इस बोरोवर के पास जाना चाहिए बोल के। और जब आईसीआईसीआई बैंक देखेगा कि ये सारे मापदंड पूरे हैं यहाँ पर को पैसा बांटने के, जो भी प्री एग्रीड एग्रीमेंट है उनके बीच में, तो फिर वो ओके टू गो बोल के वो पैसा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हमारे एक्सेसिबिलिटी में वो पैसा नहीं होता है। पहला जो अगर किसी के दिमाग में ये आता है कि यार ये नया P2P कंपनी है, कहीं यही पैसा लेके ना चले जाए, तो इसका सबसे पहला जो फुल प्रूफ सिस्टम बनाया आरबीआई ने, वो यही बनाया कि वो पैसा हमारे P2P कंपनियों की एक्सेसिबिलिटी में ही नहीं है। ओके, तो इसका मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, एनबीएफसी कंपनीज, जो पुरानी एनबीएफसी कंपनीज हैं, वो इस काम को नहीं कर सकती। वो नहीं कर सकते। जिनके पास में एनबीएफसी P2P का लाइसेंस है, वही कंपनी इसमें कर सकती। बिल्कुल। और इट इज टोटली रेगुलराइज्ड बाय आरबीआई। करेक्ट। ओके, तो इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, जो लेंडर्स हैं, वो कैसे ट्रस्ट करें इस सिस्टम को? आपने क्या मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसकी वजह से उनका पैसा भी सेफ है और उनका रिस्क मैनेजमेंट भी हो रहा है और उनको रिटर्न भी आ रहा है? थोड़ा सा इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें मैं, जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बोला कि वो ट्रस्ट कैसे करें, ट्रस्ट के लिए तो पहला आरबीआई नाम ही हमारे लिए काफी होना चाहिए। बिकॉज आरबीआई ने जब इस इंडस्ट्री को रेगुलराइज करना चाहा, जब उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करना चाहा, क्योंकि सर देखिए ये एक पैसे का अदला बदली है, और पैसे की अदला बदली अगर थोड़े से भी स्केल में ऊपर होती है तो आरबीआई की नजर में होनी चाहिए। ये रूल है एक तरीके, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर उनके नजर से ऊपर नीचे हुई तो दे आर इलीगल, तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दे आर नॉट इन द सिस्टम, और उस हिसाब से वो सही ट्रांजैक्शंस नहीं है, उसमें चांसेस बहुत अलग अलग हो सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जब इसको लाइसेंस करना चाहा तो उन्होंने क्या किया, दुनिया भर की P2P इंडस्ट्री जो है, जैसे यूएस, यूके में है, चाइना में है, यूरोप में है, यहाँ की सारी इंडस्ट्री को स्टडी किया उन्होंने। स्टडी करने के बाद उन्होंने यहाँ पर कुछ रिसर्च पेपर्स निकालते हैं, उन्होंने एक कंसल्टिंग पेपर निकाला इस चीज के बारे में कि P2P इंडस्ट्री हर जगह कैसे कैसे काम करती है और हमारे यहाँ कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी आर अ डिफरेंट मार्केट, हम इन सारे देशों से अलग मार्केट हैं, लेकिन क्योंकि ये एक, सर देखिए इसमें दो तरह के लोगों का हित है, मतलब इंटरेस्ट है। एक तो जो बोरोवर है, कहीं उसका शोषण ना हो जाए, राइट। दूसरा जो इन्वेस्टर है, उसका पैसा लेके ना भाग जाए। दोनों तरीके के बिजनेस हैं। तो इसको उन्होंने एक इंडियन मार्केट प्लेस के हिसाब से स्टडी किया और उन्होंने 3-4 रिस्क पैरामीटर्स बनाए। जब बनाए तो उन्होंने पहला तो यही बनाया कि ये पैसा एक ट्रस्टी के थ्रू जाएगा, जो एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म के थ्रू होगा। तो हमारे केस में आईसीआईसीआई बैंक ट्रस्टी जो एस्क्रो अकाउंट होता है वो अवेलेबल है।
एज एस्क्रो अकाउंट जो हम बीच में यूज करते हैं पैसे को ट्रांजैक्ट करने के लिए, तो वो पैसा हमारे टच में है ही नहीं। पहली बार वो सीधा लेंडर का आता है, वहीं एस्क्रो अकाउंट से बोरोवर को जाता है, बोरोवर अपना ईएमआई और प्रिंसिपल देता है, जब उसका मैच्योरिटी होती है तो वॉलेट होता है एक तरीके से इन्वेस्टर का, उसके वहां से वॉलेट से वो अपने बैंक अकाउंट में पैसा निकाल सकते हैं। पहला मैकेनिज्म ये है। दूसरा मैकेनिज्म, आपने बोला कि वो कैसे ट्रस्ट करे कि ये पैसा सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा है जी। पहली बात तो ये होगी पैसा वो लेके जाए तो भाग जाए, वो तो सेफ हो गया आपका। दूसरा ये होगा कि जहां ये कंपनी पैसा लगवाएगी, इन्वेस्ट कराएगी, वो जगह सही है नहीं है, वो कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सर जैसे आपने बोला कि हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो आज की डेट में सर डेटा एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। किसी भी चीज को हमने अगर नापना है, उसकी क्वालिटी देखनी है, तो डेटा की हेल्प से हम वो चीज कर सकते हैं। तो आपने देखा ही होगा हम डिजिटाइजेशन में कितना हमारा सिस्टम रोबस्ट हो रहा है कि पेन से आधार को लिंक करो, आप उंगली के टच में अपना सिविल स्कोर देख सकते हो, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में आप अपना सारा कुछ मतलब अपना बैंकिंग कर सकते हो, सारा कुछ ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो यही हम लोग करते हैं, हम लोग डेटा की हेल्प से अपने बोरोवर्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस में डालते हैं। अच्छा, तो अब उसमें क्या होता है, जब हम बोरोवर्स को फिल्ट्रेशन में डालते हैं तो उसमें सर देखिए बोरोवर अलग अलग टाइप के बोरोवर्स होते हैं। कुछ बोरोवर्स ऐसे होते हैं जो पर्सनल लोन के हिसाब से अपने लिए पर्सनली पैसा ले रहे हैं, और जो हम पैसा दूसरी जगह लगाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे मर्चेंट लोन से कोई दुकान वाला है जिसको जरूरत है पैसे की, वो लगा रहा है। तो अब इन सब की केवाईसी होती है और इन सब का सारा डेटा चेक किया जाता है पूरी क्रेडिट हिस्ट्री के साथ कि ये एलिजिबल बोरोवर है या नहीं है। अब सर एलिजिबल बोरोवर से मेरा मतलब ये है कि क्रेडिट लाइन में एलिजिबल बोरोवर का मतलब ये है कि ये बंदा मेरा पैसा लेके वापस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अब इसमें दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो विलफुल डिफॉल्टर है कि जो पैसा लेने से पहले ही सोच के आया है कि मैं इसका पैसा लूंगा और वापस नहीं करूंगा, वो हमारा सिस्टम पहले ही नाप लेता है। मतलब जो डेटा जैसे मैंने बोला हमारे ऑलमोस्ट 600 प्लस डेटा पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग ये सारा कुछ करते हैं, तो वो पहले ही पता कर लेते हैं कि ये हमारा बोरोवर है भाई, ये सोच के आ रहा है कि मैं पैसा नहीं दूं। कुछ उसका बिहेवियर पैटर्न दिख जाता है, मोबाइल नंबर नया होगा, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी, पैन कार्ड होगा, कहीं रेड फ्लैग लगा होगा, वो हम रिजेक्ट कर देते हैं उनको। दूसरा होता है सिचुएशनल डिफॉल्टर, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए हम लोग प्रोविजनिंग करके चलते हैं। बाकी बोरोवर्स का सर सैलरी वेरिफिकेशन होता है, उनके क्रेडिट चेक्स होते हैं। आप जैसे पेटीएम ही खोलें नॉर्मल, तो उसमें आप अपना पूरा क्रेडिट हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने कितनी बार क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम पे किया है, कितनी बार डिले हुआ है, वो सारा कुछ एक्सेसिबल है। और P2P कंपनीज जैसे हम लोग बात कर रहे थे, एनबीएफसी P2P और बैंक, ये इन सब का एक सिस्टम है जिसको हम क्रेडिट ब्यूरो सिस्टम बोलते हैं। तो हम भी क्रेडिट ब्यूरो के पार्ट हैं सिस्टम के। तो और एज पर आरबीआई सारा डेटा शेयर होना चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर ये डेटा शेयर नहीं होगा तो एक सिस्टम में रिस्क क्रिएट हो जाता है। सपोज एक आदमी ने पैसा लिया और वहां वापस नहीं किया, तो वो क्या करेगा, दूसरी जगह जाके पैसा मांगेगा। अगर डेटा शेयर नहीं हुआ, उसको पता नहीं इस आदमी की हिस्ट्री क्या है। सिविल इसीलिए बनाया गया है कि जिससे कि डेटा रिफ्लेक्ट करे सब जगह पे और सारी बैंक्स चेक करके ही लोन दे। हाँ, ताकि वो पता चल जाए कि पूरे सिस्टम में कि ये भाई कहीं और से भी गया था, पैसा लिया, इसने दिया नहीं दिया, क्या किया, वो सब किया। तो ये सारे चेक्स होते हैं सर, बहुत सारे हम लोग करते हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोग बोरोवर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी कैटेगरी बनाते हैं। सबसे बेस्ट बोरोवर हमारा ऊपर होगा और जो लीस्ट एलिजिबल होगा वो तो वैसे ही नहीं होगा, लेकिन एलिजिबल बोरोवर्स में भी उनका एक क्वांटिफाइबल तरीके से हम उनको वो करते हैं। फिर हम क्या करते हैं सर, एक हमारा जो हम लोग प्लेटफॉर्म लेवल पे एक हाइपर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। हाइपर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि वैसे आरबीआई ने ये बोला था गाइडलाइन में कि आप जब पैसा लेते हो किसी से, तो जब किसी को दोगे तो एक आदमी का पैसा एक आदमी को नहीं देना। मतलब एक एक्सटेंट उन्होंने दिया था, गाइडलाइन पे है वो। आपको उसको डाइवर्सिफाई करना है करीब 5%, या जब उन्होंने बोला था कि किसी की लिमिट जैसे 10 लाख रुपए डाल सकते हो तो 50,000 तक ही दे सकते हो एक आदमी, तो दैट इज समवेयर अराउंड 5% की एरिया। तो डाइवर्सिफाई करने का उनका कहने का मतलब ये था कि आप डाइवर्सिफाई करोगे। तो हमने उसको एक कदम आगे बढ़ा के हाइपर डाइवर्सिफाई किया सर। अब मैं हाइपर डाइवर्सिफाई से ये मतलब है मेरा कि हम किसी भी ऑलमोस्ट अराउंड 97% कोई अगर इन्वेस्टर हमको पैसा दे रहा है तो उसका 97% पैसा किसी एक बोरोवर को 100 रुपए से नीचे ही जाएगा। अच्छा, मतलब मैं आपको इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ कि जैसे आपने 1 लाख रुपया दिया मेरे को, राइट, तो आपने 1 लाख रुपए 1 साल के लिए मेरे को दिया, तो आपका वो 1 लाख रुपया अगर मैं किसी को दूंगा तो जो
सबसे ज्यादा पैसा किसी के पास जाएगा वो 100 रुपए से नीचे ही होगा। तो करीब आपके पास कम से कम 20 से 25 हजार बोरोवर्स होंगे मल्टीपल लोन साइकिल में। तो इन केस ऑफ दैट सिचुएशनल डिफॉल्ट, जहां पर को बंदा कुछ कर नहीं सकता, हो गया, पैसा वापस नहीं दे पाता, तो एक इन्वेस्टर या लेंडर को एक आदमी से 100 रुपए से नीचे हिट पड़ेगा। सपोज आपने पैसा दिया, मैंने आपका सबसे ज्यादा पैसा एक आदमी को 90 रुपए दिए, जो मेरा बेस्ट बोरोवर है। अब मेरा बेस्ट बोरोवर भी अगर पैसा नहीं दे पाएगा तो 90 रुपए का ही आपको हिट आएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि उसने 90 रुपया लिया है, उसने 10,000, 15,000, 20,000 लिया है, लेकिन आप जैसे मल्टीपल लोगों से उसके पास गया है। लीस्ट रिस्क पे। हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे हम लोग रिस्क को मिटिगेट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये तो बेसिक जो रिस्क में वो पैरामीटर्स हैं, ये वहां पर को हो गए। बाकी सर, और उसके बाद क्या होता है हमारे उसमें, हम लोग क्या करते हैं, हमारी कंपनी जो जहाँ से जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेन देन क्लब, वो 2015 में हम लोग, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दीजिए। हाँ जी सर, तो 2015 में हम लोग बने थे, मतलब स्टेब्लिश हुए थे, और 2015 के बाद से काम चालू हुआ था। लेकिन 2017 में वी वर एबल टू टेक दैट लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। जब आरबीआई ने लाइसेंस दिया था तो वी वर आल्सो वन ऑफ देम। और उसके बाद से फिर डिजिटली हमारे पास जो हमारे पार्टनर्स के थ्रू हम लोग काम करते हैं, हमारे अलग अलग फिनटेक पार्टनर्स हैं जिनके थ्रू ये लोन डिसबर्समेंट होता है, जैसे गूगल पे, फोन पे, ये सब हो गए। इनके थ्रू हम अपना मर्चेंट लोन्स डिसबर्स करते हैं, अपना पर्सनल लोन्स देते हैं। तो मर्चेंट लोन्स में हम लोग डिसबर्स करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सपोज कोई दुकानदार है सर, आज की डेट में आप देख रहे हो कि बाहर हर दुकानदार के पास QR कोड स्कैनर लगा हुआ है जी। बिना उसके वो काम नहीं कर पाता, कर सकता है, लेकिन क्योंकि अब सिचुएशन ऐसा, हाँ, सिस्टम ऐसा बन चुका है कि उसको करना ही है यूज वहां पर। तो वो सिस्टम एक फिनटेक का एक हमारे आजू बाजू ये बन चुका है, जहां पर उसका QR कोड के थ्रू वो सेल करता है। लेकिन अब क्या है, सपोज दिवाली का सीजन आया, उस दुकान वाले को ये है कि यार मेरे को ना अपना स्टॉक बढ़ाना है, मैं पटाखे या कुछ भी सजाने का आइटम अगर रखूं, 50-60 हजार या लाख रुपए का सामान रखूं, तो मैं 15 दिन में उसका 2 या 3 गुना बना लूंगा। अब उसको पैसा चाहिए, अब पैसा चाहिए तो कहाँ जाएगा वो? एक बैंक के पास जाएगा, NBFC के पास जाएगा, या NBFC PPP के पास जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है, उसके पास जैसे जो फोन पे, गूगल पे है, यहाँ पर सिस्टम ऑलरेडी जगह पे है। आप देखते होंगे ऐप पे इंस्टेंट लोन ले लीजिए, ये सब ले लीजिए, ऐसे वाले ऑप्शंस आते हैं। तो उसके पास भी एक ऑप्शन है वहां पर को, जैसे फोन पे के साथ कोई है तो उसको ऑप्शन वहां दिखेगा कि आपको अगर लाख रुपए चाहिए तो आप एलिजिबल हो इतने, उसके लिए आप अपना लोन ले सकते हो। वहां पर से वो लोन लेगा तो हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, हम पीछे से फाइनेंस करेंगे उसको, हम उसको पैसा दे देंगे। फिर वो पैसा क्या होता है, फिर वो हमारे पास एक, क्योंकि सर देखिए QR कोड वगैरह से काम कर रहा है, हम पूरे क्रेडिट ब्यूरो के पार्ट हैं, तो हमको उसका रीपेमेंट कैपेबिलिटी पता चल जाता है। ऑब्वियसली हम अपने फिल्ट्रेशन सिस्टम पे जाते हैं, उसको फिल्टर आउट करते हैं कि अगर ये दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, इसका धंधा किस टाइम पे चलता है, हम सारा कुछ सारे डेटा पॉइंट पे स्टडी करने के बाद हम उसको वो लोन देते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि जो आता है हम सबको देते हैं, हमारा भी एक रिजेक्शन रेशियो है, जहां पर को हम लोग जो एलिजिबल है उनको ही देते हैं, जो नॉन एलिजिबल है उनको नहीं देते। अगर हमारे पैरामीटर्स में वो पूरे उतर रहे हैं तो हम उनको पैसा देंगे। फिर क्या होगा, उसके बाद हम उसका EMI नहीं काटते, EDI लेते हैं उनसे। EDI क्या हुआ? EDI का मतलब इक्वेटेड डेली इंस्टॉलमेंट। ओके। अब इक्वेटेड डेली इंस्टॉलमेंट ऐसा हो गया कि जैसे उसने फोन पे QR कोड से किसी ने धंधा किया, अब उसके पास आज दिन के 1000 रुपए आने थे और हमारे पास उसका एक दिन का 100 रुपया बनता है। तो क्या होता है, जब फोन पे से उसके अकाउंट में पैसा जाएगा उसमें एक दिन का डिले होता है, तो बीच में पहले 100 रुपया हमारे को आएगा, फिर उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। अच्छा। और तो अगर वो ये चाह रहा है कि ठीक है QR कोड से कोई मेरे साथ काम ना करे, तो क्योंकि उसका तो डेली इंस्टॉलमेंट पे करना ही करना है, तो उसको वहां पर को रेड फ्लैग दिख जाएगा, भाई आप अपना पैसा दो, अगर कस्टमर का नहीं दे पा रहे हो तो आप अपने जेब से दो, बैंक तो लिंक होता ही है आपके उसमें ऐप वगैरह में। तो ऐसे करके सर एक मैकेनिज्म पूरा बना हुआ है यहाँ पर, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग हो गई है। हाँ, और आसानी से कोई भी मर्चेंट भी पैसा ले सकता है। हाँ सर, मर्चेंट भी, ये बल्कि एक बहुत आपने वैलिड पॉइंट बताया कि आसानी से कोई भी मर्चेंट ले सकता है। ये सर आसानी वर्ड ना आजकल आया है हमारे यहाँ। ये तो कोई मर्चेंट अगर लोन लेने चले जाए, कितनी उसको कागजी कार्रवाई करनी होती, कईयों की क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, कईयों के कागज नहीं होते हैं। तो ऑब्वियसली अब तो कागज बन चुके हैं, लेकिन डिजिटली फुटप्रिंट भी हो चुका है कि आदमी का ये दुकान है, स्टॉक है, इसका कितने टाइम से इसे काम कर रहा है, ये सब कुछ, ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद अब कोई लाख रुपए के लिए बैंक, कई लोग जाते हैं, कई लोग नहीं जाते हैं, बैंकर्स एंटरटेन ही नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात।
सबसे बड़ा समस्या तो यही है कि आप छोटे लोन के लिए जाइए, बैंक कर कहेंगे हाँ ठीक है कल आना परसों आना, वो तब तक दिवाली निकल जाएगी, अगली दिवाली तक लोन सैंक्शन होगा उसका वहाँ पर। वो तो लोन उसके काम ही नहीं आएगा। करेक्ट करेक्ट सर, तो ये चीज है। तो ये मोटा मोटा एक मैंने आपको एक मैकेनिज्म बता दिया कि किस किस तरीके से काम होता है। तो मतलब ओवरऑल अगर कोई लेंडर है तो उसको एक ट्रस्ट रिस्क मैनेजमेंट ये है कि उसका पैसा ट्रस्टी के थ्रू रूट हो रहा है। सेकंड थिंग एस्क्रो अकाउंट रूट हो रहा है। सेकंड थिंग कि वो पैसा एक इंसान के पास नहीं जा रहा है, आपने हाइपर डाइवर्सिफिकेशन करा। करेक्ट। तो उसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस नल एंड वॉइड है। अगर होता भी है तो इट इज 0.1% और 0.2%। तो क्या होता है इसमें सर, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा किसी ने पैसा दिया हमको, तो जो आप डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं मैं उसका बताता हूँ। हम लोग ना इसकी प्रोविजनिंग करके चलते हैं अपने साथ कि अगर डिफॉल्ट हो भी गया तो हमारे पास जो हमने इन्वेस्टर को कमिट किया है उतना हमारे पास ऑलरेडी कुशन है के साथ है। हम लोग सर देखिए, अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे एनपीए नहीं होते हैं तो गलत इन्फॉर्मेशन है। एनपीए होते हैं लेकिन हमारे सिस्टम उसको, जो हमारी प्रोविजनिंग है 4% की, उसके नीचे ही मैनेज करके चलती है। ये हमेशा 3% से नीचे रहता है नॉर्मली में, तो मतलब ऑफ लेटली जो जितने भी क्वार्टर्स हमारे 2.95, 2.91, 3.07 हल्का ऊपर नीचे चला जाता है। इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स हमारा जो एनपीए गया था वो 5.9% के आसपास गया था, एंड वी वर स्टिल एबल टू गिव रिटर्न्स व्हाट वी हैड कमिटेड टू आवर लेंडर्स ओवर देयर। तो हमने तब भी ये चीज दी थी। और सर इसमें 2-3 पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो क्या होता है, जैसे कोई इन्वेस्टर हमारे पास इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जैसे हम लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 1 साल अगर वो इन्वेस्ट करता है हमारे साथ तो 11% का हम उनको रिटर्न देते हैं। 2 साल करेगा तो 11.25 देते हैं, 3 साल करेगा तो 11.5, 4 तो 12.25 और 5 साल तो 12%। तो ये CAGR रिटर्न सिंपल एनुअलाइज्ड में ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है सर, ये वही पैसा हम लोग इन्वेस्टर्स या लेंडर्स को बोलते हैं हमको देने को, जो पैसा उनको उतने ही टाइम के बाद चाहिए होगा। इसमें क्योंकि हम लोग बीच में लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करते, ये इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है, मतलब बिकॉज इसका भी एक रीजन है सर। जैसे आरबीआई ने हमको बोला कि आप अपना पैसा यूज नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विडिटी नहीं देने का भी रीजन यही आरबीआई किसी रूल से आता है। क्या होगा, आपने मेरे को पैसा दिया 1 साल के लिए, अब मैंने आगे बोरोवर्स को दे दिया, अब आप लेकिन मेरे पास 6 महीने बाद बोल दो कि मेरे को मेरा पैसा वापस दे दो। अब मैं तो बोरोवर के पास नहीं जा सकता हूँ कि मेरा लेंडर आ गया है मेरे को पैसा दे दो वापस बोल के। मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है सर, मार्केट से पैसा उठाओ बाहर से या अपना पैसा लगाओ। अपना पैसा लगाने को आरबीआई ने मना किया है, मार्केट से उठाने में रिस्क ये है सर। क्या होगा, मार्केट से उठा के मैं आपको तो दे दूंगा, फिर कोई नया बंदा आएगा इन्वेस्टर, वो बोरोवर उसको मेरे को देने पड़ेंगे क्योंकि बोरोवर का पैसा भी तो है। तो ये एक को लैंडिंग कहते हैं इसको, ये अलाउ नहीं करिए, इससे रिस्क बनता है सर। अब आज तो नॉर्मल सिचुएशन है, ये चल रहा है, मेरे पास नया इन्वेस्टर खड़ा है, उसका पैसा आ रहा है और मैं आपको दे दूंगा उसका। सपोज कोई कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, कोई वॉर सिचुएशन आ गई, या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ गई जहां मार्केट में नया इन्वेस्टर अवेलेबल नहीं है या कोई भी मेरे को पैसा देने को अवेलेबल नहीं, और लेकिन लिक्विडिटी के लिए आप मेरे पास आगे हो कि मेरे को पैसा दो। अब क्या है, मैं बोरोवर से ले नहीं सकता हूँ, बाहर मार्केट में पैसा अवेलेबल नहीं है, मैं लगा नहीं सकता हूँ अपना पैसा, तो क्या होगा, पेमेंट डेफर होंगी, डिफॉल्ट होंगे। तो ये आरबीआई चाहता है कि सिस्टम में ये चीज अफेक्ट ना करे, इसलिए उन्होंने पहले तो ये मना किया। मतलब उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा हुआ है। बिल्कुल सर, जिससे कि कोई भी हिकअप ना हो। बिल्कुल, और इसीलिए उन्होंने लॉक इन पीरियड रखा हुआ है। बिल्कुल। और इसमें एक और एडवांटेज है सर, इन्वेस्टर के लिए भी है ये, बल्कि जब इन्वेस्टर ने पैसा दिया मेरे को, तो मेरे को डे 1 में ही पता है, मतलब स्टार्टिंग में ही पता है कि मैं इसका पैसा कितने लोन साइकिल्स में डालूंगा, कितने लोगों के पास जाएगा, तो मैं इसके रिटर्न कंफर्टेबली बना सकता हूँ। तो मतलब ये 3 सबके लिए बेटर है, हमारे लिए भी बेटर है कि हमको भी ये चिंता नहीं कि ये मेरे से बीच में पैसा मांग के आ जाएगा और बोलेगा पैसा दे दो, मैं इसको रिटर्न कहाँ से बना दूं। मेरे को पता है ये आराम से 1 साल बाद आएगा, और मेरे को पता है कितने को देना है, कितने रेट में देना है, कितनी बार देना है। तो आई एम कंफर्टेबल अबाउट दिस थिंग कि ये मैं इसका रिटर्न बना के दे दूंगा बोल के। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से हम मतलब लिक्विडिटी तो मेजरली आरबीआई की वजह से नहीं देते हैं। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो रिटर्न कंफर्टेबली बनाने में भी हेल्प करता है, जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। एसेट लायबिलिटी मिसमैच नहीं होता है इसकी वजह से। तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे एक फिक्स रिटर्न इनकम कोई भी इन्वेस्टर बना सकता है अपने लिए। तो अपने पोर्टफोलियो में 5, 10%, 15%, 20% तक का एलोकेशन अगर यहाँ पे रखा जाए तो भी ये प्रोडक्ट वहाँ पे परफेक्ट फिट होता है। क्योंकि 10-11% का रिटर्न एक
नॉर्मल अगर आप म्यूचुअल फंड्स पे भी इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में लेते हैं तो ऑन एन एवरेज 12% के आसपास का रिटर्न आता है 10 से 12%। करेक्ट। तो इक्विवेलेंट टू दैट प्रोडक्ट है। हाँ सर, देखिए ये बेसिकली मतलब आपका एक, जैसे आपने बोला डेट है, ऑल्टरनेट डेट है, नॉन मार्केट लिंक। डेट में भी आपका थोड़ा मार्केट जो इफेक्ट है, मार्क टू मार्केट, वो दिख जाता है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं होता है। इसमें ऑल्टरनेट डेट नॉन मार्केट लिंक्ड है, जिसमें जैसे हमने आपको अभी रिटर्न्स बताए थे, और उसके बाद हमारे पास मंथली इनकम प्लान्स भी हैं कि किसी को 12-15 महीने या 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक मंथली इनकम चाहिए। तो हम 1 साल में 9.5% का मंथली इनकम देते हैं एनुअलाइज्ड बेसिस पे, 2 साल में 9.75, 3, 4, 5 साल में 10%। मंथली इनकम के लिए भी बहुत अच्छा है कि किसी को मार्केट की फ्लक्चुएशन से दूर रह के मंथली इनकम यहाँ से कमाना है। और उसके बाद सर एफडी वाले क्लाइंट्स को आप बहुत अच्छी तरीके से पिच कर सकते हो। जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी सोच सकते हैं कि एफडी के बदले में P2P वाले में देखूं, क्योंकि एफडी में आपका 7, 7.5%, 8% मैक्सिमम चला जाएगा। इसमें आप डालोगे तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो रिटर्न है वो बढ़ जाता है। तो जैसा आपने बोला कि 10, 15, 20% का एलोकेशन यहाँ रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा एक एसेट एलोकेशन का टूल है। तो यहाँ पर अभी आपको दिख ही जाएगा धीरे धीरे ये लोग इंक्वायर करेंगे कि P2P इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी पेस में ग्रो कर रही है, लाइक आवर फिनटेक्स एंड ऑल दोस थिंग्स एंड ऑल। इसमें 2-3 क्वेश्चंस है मेरे। एक तो सबसे पहली चीज, अगर किसी इन्वेस्टर को इसमें एज अ लेंडर इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम और मैक्सिमम कैपिटल लगाने का क्राइटेरिया क्या है? बहुत बढ़िया सर, मैं मिस आउट कर गया था, या आपने मेरे को याद दिलाया। मिनिमम जो है, वैसे जो हम लोग इन्वेस्ट कराते हैं, जो हमारे लमसम प्लान है, उसमें वैसे 10,000 रुपए से इन्वेस्ट कर सकता है एक, बिकॉज आरबीआई सेज हम एक मैनुअल लेंडिंग का उनको ऑप्शन दे, तो उसमें वो मिनिमम 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 10,000 रुपीज इज द मिनिमम अमाउंट। और मैक्सिमम जो है वो है 50 lakhs। 50 लाख से ऊपर आरबीआई ने अभी अलाउ नहीं किया हुआ। पहले ये 10 लाख की लिमिट थी, उन्होंने इसको बढ़ा के 50 लाख की लिमिट करी है। और उसमें भी उन्होंने ये बोला है कि कोई 10 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करता है, 10 लाख 1 रुपया, तो उसको ये दिखाना है कि मेरी नेटवर्थ 50 लाख रुपए है, तभी मैं 10 लाख से ऊपर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये भी, इसका भी एक कारण है सर, क्योंकि आरबीआई चाहता है कि कोई आदमी कहीं और से पैसा लेके यहाँ पैसा न डाले, क्योंकि वो क्रेडिट का ही पैसा घूमेगा फिर मार्केट में, कि उसने उधार से पैसा लिया और उधार में डाल दिया, उसका नेटवर्थ नहीं है इतना डालने का, लेकिन वो फिर भी लेके डाल रहा है। तो एक सीए सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि उसका नेटवर्थ इतना है, तो वो डाल सकते हैं 10 लाख से ऊपर, वो इजीली मतलब सीएस प्रोवाइड कर देते हैं। तो 50 लाख का अपर लिमिट है सर, 10,000 से 50 लाख 50 लाख लिमिट है। हाँ। और इसमें जो आपने 1 साल का टेन्योर बनाया, उसमें 11% का रिटर्न आ रहा है। हाँ, इससे कम टेन्योर के लिए भी कोई स्कीम है? जी सर, इसमें हमारा एक है जो 3 महीने के लिए हम लोग इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं P2P में इन्वेस्ट करने की। 3 महीने में हम लोग 9% का रिटर्न देते हैं उनको, लेकिन उसमें कैपिंग है सर 50,000 रुपीज की, क्योंकि जो 3 महीने का ये था हमारा इन्वेस्टमेंट टेन्योर, इसमें 9% इज अ वेरी डिसेंट रिटर्न्स इन 3 months टाइम। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि इसमें बहुत ओवरफ्लो हो जाए और हम भी कहीं रिटर्न्स बनाने के लिए बहुत रिस्कियर प्रोडक्ट्स में या रिस्कियर जगह पे इन्वेस्ट करें। तो ये एक P2P का लोगों को फ्लेवर देने के लिए कि आप इन्वेस्ट करके देखिए कैसा है, तो हमने 50,000 की कैपिंग कर रखी है उसमें कि आप 50,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम 9% ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस आपको रिटर्न देंगे बोल के। कभी-कभी 3 महीने में तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई बारोवर ही नहीं आया तो 50,000 रुपए के लिए। तो सर यही कारण था कि हमने इसमें 50,000 की पहले लिमिट लगाई, पहले लिमिट नहीं थी इसके अंदर। दूसरा, बोरोवर नहीं मिलने वाली बात नहीं है, कुछ आइडल टाइम हो जाता है आपके इन्वेस्टमेंट। बोरोवर मिलता था लेकिन आइडल टाइम हो जाता है। सपोज आपने मेरे को आज पैसा दिया, आपका तो इंटरेस्ट आज से चालू हो गया, लेकिन मेरे को बोरोवर को 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन लग जाएंगे ढूंढने में या उसको डिसबर्स करने में। और जब आपको मैंने पैसा देना है उससे पहले मेरे पास पैसा वापस आना चाहिए, तो मेरे को 5-10 दिन पहले पैसा चाहिए। तो स्टार्टिंग और एंड का कुछ 10, 15, 20 दिन का या 30 दिन का आइडल टाइम हो जाता था, तो थोड़ा रिटर्न्स को करने में हुए, इसीलिए हमने उसके लिए कैपिंग करी थी। बोरोवर्स तो मिल जाते हैं सर, हमारे पास लेनदेन क्लब के पास ऑलमोस्ट मोर देन 75 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स हैं ऑन द बोरोइंग साइड। देन वी हैव द फिनटेक जिनके साथ हमारे टाई अप्स हैं, उनके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो प्रोबेबल बोरोवर्स हो सकते हैं हमारे पास। तो उसमें अभी इंडिया में वो पोजीशन है। 3 महीने का एक स्कीम है, इसके अलावा कोई और स्कीम? सर अभी इस क्वार्टर के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च में हमने 2 स्कीम्स निकाली हैं, जिसमें 10 महीने में 10% का हम रिटर्न देंगे। ओके।
अगर कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा तो उसको 10 महीने बाद 1,10,000 रुपए, हर महीने 1%। तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए, ये शॉर्ट पीरियड के लिए। और दूसरा एक है 15 महीने में 15% रिटर्न, तो सिंपल एनुअलाइज्ड है। तो मतलब आप अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 15 महीने बाद 1,15,000 रुपए। तो ये कुछ हमारे जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं जहाँ पर वो इन्वेस्टर देख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में एलोकेट कर सकते हैं। सर बहुत अच्छी जानकारी दी आपने P2P लैंडिंग के बारे में। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, सिंपल सी बात है कि मनी लेंडिंग को ऑनलाइन कर दिया गया है। बिल्कुल सर। और उसका ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे 0% ग्लिच की संभावना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो, अच्छी जानकारियाँ मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और फेसबुक पे भी हैं, वहाँ पे जाके आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। धन्यवाद।